लेप्रोस्कोपी में लोगों की एक्सपर्टीज भी बढ़ी और वो पेशेंट के लिए तो एक नेमत थी ना। अब रोबोटिक सर्जरी आ गई। अब सारी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना वो सारी रोबोटिक में शिफ्ट हो गई। रोबोट सर्जरी करता है, सर्जन क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन यही होता है, वो कहते हैं जी मैं तो रोबोट को ऑपरेशन नहीं कराना, वो इधर उधर मेरा कोई नुकसान ना कर दे। ब्रेस्ट कैंसर है ना वो पाकिस्तान में एवरी थर्ड फोर्थ लेडी एट रिस्क ऑफ कैंसर है। एक दफा अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करे कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं बन गई। कोई 12 साल की बच्चियों में भी देख, 18 साल की बच्चियों को भी ऑपरेट किया हुआ है। लोगों का ख्याल है डॉक्टर अस्पताल महंगा है, बाकी अस्पताल भी अच्छे होंगे। इस हॉस्पिटल से बेहतर मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं लगा जिसमें आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, सर्जरी में एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर, 35 इयर्स प्लस खदमात हैं सर्जरी के शोबा में पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिनाउंड कॉलेजेस के अंदर, जिनमें नेशतर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, जिना हॉस्पिटल लाहौर, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल का अमीरुद्दीन कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट, देन प्रोफेसर, ये सफ़र जारी रहा और फिर सर ने ज्वाइन किया डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर को। इंचार्ज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सर्जरी के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, और एवेल्यूएशन और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं यंग सर्जन्स को, यंग डॉक्टर्स को जो यहाँ पे ट्रेन होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अफसर अली भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक था सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें मौका दिया, हम आपसे कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सेशन चाह रहे हैं अपने पेशेंट की अवेयरनेस के लिए, आपकी खदमात को लेके हम चाह रहे हैं कि लोगों को आप थोड़ा सा गाइड करें इन चीज़ों पे। तो आपका तारुफ सर मेरे लिए मुश्किल था, माशाल्लाह जितना आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से आपने सर्व किया है। हमें सर ये बताएं कि यहाँ पे आप रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट कर चुके हैं माशाल्लाह और बड़े सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या है सर? हम थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इस पर आप गाइड करें। कि रोबोटिक सर्जरी वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ सर। कि 80s में सारी सर्जरी ओपन होती थी। राइट सर। हम भी ओपन करते थे, हमारे सीनियर भी ओपन करते थे, हर केस ओपन होता था। पेट में बड़े बड़े कट होते थे, लेप्रोटमीज होती थी, इवन के पित्ते के लिए भी एक बहुत बड़ा कट होता था 10-12 इंच का। तो मरीज जो है ना 5-6 दिन वार्डों में लेटे रहते थे। तो उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी, हर्निया बनते थे, एरिया वीक हो जाता था, मरीज अपने काम से भी ऑफ रहते थे। तो उसके बाद एंडोस्कोपिक सर्जरी आई जिसमें लेप्रोस्कोपिक आ गई। ठीक है, वेस्ट में और अमेरिका में तो ये 80s में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आस्ता आस्ता उनकी एक्सपर्टीज बढ़ी। तो ये पाकिस्तान में कोई 90s ऑनवर्ड, राइट सर, 95-2000 के इन बिटवीन ये यहाँ पे भी इक्विपमेंट आना शुरू हो गया। तो 2000 ऑनवर्ड ये पाकिस्तान में प्रोपेगेट हुई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि मिनिमल इन्वेसिव है, की होल सर्जरी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि कैमरा शुरू में बहुत अच्छे नहीं थे, फिर उन्होंने कैमरास इम्प्रूव किए। तो उसमें उसे कहते हैं मिनिमल इन्वेसिव, और पेशेंट जो है ना वो सेम डे या सेकंड डे डिस्चार्ज हो जाता था। राइट। और उसको भी हम 2000 ऑनवर्ड अभी तक यही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लेप्रोस्कोपी में लोगों की एक्सपर्टीज भी बढ़ी और वो पेशेंट के लिए तो एक नेमत थी ना, ब्लेसिंग है कि मरीज़ आता है और ऑपरेटर को भी चला जाता है, उसको ऑफ वर्क भी नहीं रहना पड़ता और उसके ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन भी ना होने के बराबर थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो पिक्चर जो अंदर बनती है ना वो 3D नहीं होती थी। राइट सर। अब रोबोटिक सर्जरी आ गई। अब सारी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना वो सारी रोबोटिक में शिफ्ट हो। अच्छा सर, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि जो सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली पॉसिबल थी वो सारी सर्जरीज हम रोबोट से कर सकते हैं? सारी सर्जरी अच्छा। उससे जो लेप्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट एरिया जो कहते हैं नो गो एरिया। राइट। जिस तरह हाइटस हर्निया है जी सर, ऊपर जाके जो पार्टीशन है चेस्ट और पेट के दरमियान, वहाँ पे जो मैदा स्लिप होकर ऊपर चला जाता है राइट सर, चेस्ट में, तो वो लेप्रोस्कोपी से भी करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो नीचे पेल्विक सर्जरी है वो भी नो गो एरिया है, वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँचते लेप्रोस्कोपी के, और वहाँ पे मनूवरेबिलिटी बड़ी कम होती है। राइट। तो वो भी इसके रोबोटिक के साथ ईजी होगी, क्योंकि इसके आर्म्स जो है ना उसकी रोटेशन बहुत अच्छी है। वो रोटेशन जो है ना 180 डिग्री 360 डिग्री भी बना आप कर सकते हैं। तो आप
जो सर्जन है मुझे आपकी बात से जो बात समझ आ रही है कि विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाती है एज अ सर्जन जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जो चीज़ें हैं वो मैग्नीफाई हो जाती हैं रिपोर्ट के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है, राइट सर, कोई 20 टाइम्स मैग्नीफाइड आपको पिक्चर नज़र आती है। ठीक है सर। दूसरा वो 3D पिक्चर होती है, हर एंगल से आप उसको देख सकते हैं। उसमें पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है कि आप राइट और लेफ्ट में क्या है, पीछे क्या पड़ा हुआ है, जो लेप्रोस्कोपी में भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक। तो ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। ये तो सर पेशेंट को एडवांटेज है, सर्जन को क्या एडवांटेज है, तो सर्जन की फटीक कोई नहीं होती, तो सर्जन पेशेंट को सर मुझे यहाँ पे एक और आपकी बात से थोड़ा सा एक चीज़ जहन में आ गई, जो बहुत सारे मेरे जैसे जो लोग हैं जो टेक्निकली नहीं समझते सर्जरी को या मेडिकल को, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोबोट सर्जरी करता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये डेवलप हो जाता है कि सर्जरी रोबोट परफॉर्म करता है, तो फिर सर्जन क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? नहीं बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं ना, जी सर, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये आपका हर्निया रोबोटिक करना है, या आपका पित्ता रोबोटिक करना है, या आपकी कैंसर सर्जरी है, कोई भी जी सर, अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो, तो वो जो भी बड़ी से बड़ी सर्जरी है वो रोबोट से इजीली पॉसिबल है, उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है, वो कहते हैं जी मैं तो रोबोट को ऑपरेशन नहीं कराना, वो इधर उधर मेरा कोई नुकसान ना कर दे। बिल्कुल। तो उनको ये समझाना है कि रोबोट सर्जरी नहीं करता, रोबोट आपका असिस्टेंट है, राइट, उसके आर्म्स जो है ना रोबोट के, वो टूल है, बिल्कुल ठीक, वो आपको असिस्ट करा रहे हैं, बिल्कुल, सर्जन आप ही है, स्किल आपकी है। बिल्कुल ठीक है, सर्जन को एडवांटेज ये है कि वो पेशेंट के ऊपर नहीं खड़ा होता, वहाँ पे रोबोटिक आर्म फिट कर देते हैं राइट सर, पेशेंट के थ्रू की होल, बिल्कुल ठीक है, और सर्जन बेशक दूसरे कमरे में कंसोल पे बैठ जाए, उसका सारा कंट्रोल जो है वो सारा उसकी फिंगर्स पे, बटन्स पे, बिल्कुल ठीक, जो उसने कमांड देनी है ना वो ये आर्म ने मूव कर ली। बिल्कुल ठीक है, यानी परफॉर्म सर्जन ही सर्जन कर रहे नहीं हैं, कर डॉक्टर रहे हैं। ही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन असिस्ट उनको रोबोट रोबोट कर रहा है, तो उसमें एज अ उसमें टूल यूज हो, AI इनकॉर्पोरेटेड है, बिल्कुल ठीक, तो उसका एडवांटेज ये तो मैग्निफिकेशन जैसे हमने बात की कि बहुत ज़्यादा है, कैमरा उसका बहुत अच्छा है, 3D है, तो वो चीज़ें जो आपकी आँख वैसे भी नहीं देख सकती, पेट खोले हुए भी वो चीज़ें आपको बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, मैग्नीफाइड, छोटी छोटी खून की नालियाँ भी, पाइप नज़र आएंगी, बिल्कुल। तो आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और यहाँ हमें गाइड करें कि रोबोट से कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं स्पेसिफिकली, जैसे अब मुझे आपकी बात से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि जो कैंसर सर्जरीज हैं जी, क्या आपके ख्याल में रोबोटिक सर्जरी की वजह से उनके अंदर एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी ओवरऑल जो है वो इंक्रीज होती है? कि बिल्कुल जो कैंसर सर्जरी, मैं मिसाल देता हूँ आपको, कोलन कैंसर बड़ा कॉमन है सर, कोलोरेक्टल बड़ी आंत का कैंसर या मैदे का कैंसर, तो पहले हम ओपन करते थे, जब उसके बाद लेप्रोस्कोपी किया, लेप्रोस्कोपी में भी बड़ा अच्छा हो जाता है वो, लेकिन लेप्रोस्कोपी में सर्जन को फटीक बहुत ज़्यादा होती है और उसके जो मूवमेंट है ना जी, उसको उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारे फीचर नहीं होते लेप्रोस्कोप में जो रोबोट के जो रोबोट के अंदर है, बिल्कुल ठीक, तो जब से रोबोट आया ना तो ये सर्जरी कैंसर की और इजी होगी, और इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है कि सराउंडिंग कोई स्ट्रक्चर जो है ना डैमेज नहीं होता, जैसे बड़ी आंत को मोबिलाइज करते हैं, राइट सर, तो उसके पीछे आपका किडनी पड़ा है, उसके साथ ही किडनी की वो यूरिटर है जो नाली जा रही है, साथ एओर्टा है बड़ी नाली जा रही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जिनको रोबोटिक सर्जरी में आपको इतना नज़र अच्छा आता है कि वो इतना आप अपनी आंख से भी नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। इस पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पब्लिक पेशेंट के रोबोटिक सर्जरीज, जैसे आपने बताया हमें कि 80s के अंदर वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर ओपन सर्जरी से ट्रेंड शिफ्ट हो गया था लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के ऊपर, और फिर वो ग्रेजुअली रोबोटिक पे चले गए और हम अब रोबोटिक सर्जरी पे आ गए, तो सर इज़ इट फर्दर लेस इन्वेसिव एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एंड इज़ इट मोर सेफर देन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? जिससे 10 टाइम मोर सेफर, ओके, क्योंकि आपकी जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है ना जो सारी डिपेंडेंट होती है कि आपका इक्विपमेंट कैसा है, राइट सर, अगर आपका कैमरा फर्स्ट जनरेशन का है लेप्रोस्कोप का सर, तो उसमें इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, सेकंड जनरेशन का भी नज़र नहीं आएगा, थर्ड जनरेशन कैमरे उसके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक, 4K कैमरा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कैमरा तो उसका बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो वही जो स्टेट है,
राइट सर, इंस्ट्रूमेंट ने मूव नहीं करना, एंगल्स पे एंगल्स जो उसके नहीं। था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी तो इसमें कमाल जो है रोबोटिक में कि इसके आर्म्स की मोबिलिटी अंदर जो इंस्ट्रूमेंट की है, जी। एक तो इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग है, जी सर, लेप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट वो जहाँ नहीं पहुँच सकते ये पहुँच जाते हैं। राइट सर, ठीक है, सेकंड ये कि उसकी मनोवरेबिलिटी, आप उसको इधर घुमा लें, पीछे घुमा लें, फ्रंट पे ले जाएं, साइड पे ले जाएं, तो आपने एक फिंगर मूवमेंट से या बटन से मूव करना है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मनोवरेबिलिटी, प्रिसीजन और कैमरा इसका 3D है, बिल्कुल जो 3D कैमरा उसमें नहीं है लेप्रोस्कोप में, बिल्कुल तो इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। हमें साथ ही आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि अगर हम कंपेयर करें सर्जरी की कॉस्ट को, क्योंकि सर आपको जी। पता है हर बंदे का ये एक कंसर्न होता है, तो अगर हम रोबोटिक सर्जरी, क्या ये बहुत महंगी तो नहीं है? मैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पब्लिक। अच्छा, आम कंसेप्ट पब्लिक का कि ये रोबोटिक, क्योंकि रोबोट मशीन बड़ी महंगी है, जी सर, तो काफ़ी करोड़ों में है, जी सर, जो कोई 35-36 करोड़ से लेके 80 तक इसकी रेंज है, जो इसकी डिफरेंट जो कंपनीज के रोबोट हैं। राइट सर, तो अब 40 से 80 करोड़ तक बहुत बड़ी है। तो लोग समझते हैं कि इतनी महंगी मशीन है तो ये रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी हो। राइट, जब हम इसको कॉस्ट को कंपेयर करते हैं ना, ओपन वर्सेस लेप्रोस्कोपिक वर्सेस रोबोटिक, राइट सर, तो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये इंटरनेशनल फिगर है कि ये उस उल्टा सस्ती पड़ती है राइट। रोबोटिक ये से। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि आप कह रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन करें, आप देखें ना, जिस पेशेंट ने ओपन में 5 दिन रहना हॉस्पिटल में, उसमें हॉस्पिटल का रेंट भी है, उसकी मेडिसिन भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, बहुत सारी मेडिसिन लग रही, बिल्कुल वो सारी मेडिसिन तो आपकी ऑफ होगी, बिल्कुल आपका मेडिसिन का खर्चा भी ना होने के बराबर। जी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपके जो लेप्रोस्कोप के पोर्ट्स होते हैं, जी सर, वो हर दफ़ा नए पोर्ट डालने पड़ते हैं। अच्छा सर, इसके रोबोटिक के अपने पोर्ट्स हैं, वो आपके एक सिस्टम है स्टरलाइजेशन का, राइट सर, उसमें ETO हो जाते हैं या दूसरे प्लाज्मा से जरासीम से पाक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो ठीक है, गया। तो वो पोर्ट का खर्चा भी गया। वो भी फिर इसके अंदर सूचनिंग जो है, जी जहाँ हम टैकर लगाते थे, जो टैकर है कि 70-80 हज़ार का टैकर आता था, जी, आपने को मैश लगाना है, उसको टैकर लगानी है। राइट सर, मेटेलिक होते थे, जी, अगर मेटेलिक की अपनी कॉम्प्लिकेशन अलग है, तो वो आपकी टैकर भी बच गए, वो कॉस्ट भी आपने स्टिच कर दिया, क्योंकि स्टिचिंग इससे अंदर बहुत अच्छी होती है, जो लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल नहीं है। उल्टा कॉस्ट इसकी हॉस्पिटल में स्टे भी पेशेंट का कम है, मेडिसिन भी कम यूज़ हो रही है, और उसको ऑफ वर्क भी जो उसने अपनी मुलाजिम है या जो भी, यानी सर इससे हमें ये समझ आती है बात कि it's beneficial for both sides. इट्स बेनिफिशियल इन For both sides. both sides. Even for the experts, those who are operating the machine, कि एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है, उस पर काम करना इजी हो जाता है, और ऑन द अदर हैंड जो पेशेंट है उसके लिए बहुत पेशेंट को तो बहुत cost effective बेनिफिट भी है, बहुत कॉस्ट, उसको लेस इन्वेसिव भी है, लेस पेनफुल प्रोसीजर भी है, तो सर और स्कार लेस से मतलब कारलेस भी है। सर हम थोड़ा सा फर्दर एक इसका जो साइट है जो आप मोटापे की सर्जरियां करते हैं जी, वो भी रोबोट के साथ सर मुमकिन है आपके पास? रोबोटिक सर्जरी देखो ना, पेट के जितने भी ऑपरेशन हो, जी सर, खा वो मैदे के को छोटा करने के हैं, बाईपास करने के हैं, मैदे के कैंसर के हैं, राइट सर, लिवर के हैं, हेपेटोबिलियरी जिसमें पित्ता, गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट जी। और पैंक्रियाज, जी सर, अब उसे कहते हैं HBP, राइट, हेपेटोबिलियरी सर्जरी। उस वो डिफ़िकल्ट एरिया है, वो रोबोटिक सर्जरी से पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी बहुत आसान होगी। बिल्कुल ठीक है, तीसरे बायोडक्टल एक्सप्लोरेशन है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी बड़ी प्रिसीजन के साथ होती है, कोई भी अब्डोमिनल ऑपरेशन है, राइट सर, क्योंकि हमारा फील्ड अब्डोमेन में है। बिल्कुल ठीक, अदरवाइज रोबोटिक तो थोरेसिक सर्जरी चेस्ट में भी होती है, इवन के आर्थोपेडिक के जो नी रिप्लेसमेंट होती है वो भी आजकल रोबोटिक पे चली हुई ठीक है। है, तो बहुत सारी स्पेशलिटी रोबोटिक पे चली गई, लेकिन कि हमारा पेट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें बड़ी आंत है, छोटी आंत है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, वो ऑर्गन जितने भी, उनकी कोई भी डिजीज़ है, उसकी सर्जरी करनी है तो वो उसको बहुत से ईजी पॉसिबल है, पॉसिबल ठीक हो गया सर। सर मुझे ये बताएं कि कैंसर सर्जरी में अभी जो पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डेफिनेटली आपके पास भी आते होंगे, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कितना सर्वाइवल चांस होता है पेशेंट का, किस स्टेज पे आपके पास प्रेजेंट करना चाहिए पेशेंट को,
I'm asking this question for the sake of general public, for the जी अगर हम लोगों को बचा सकते हैं इस मैसेज के थ्रू तो उस पर थोड़ा सा सर हमें प्लीज। अच्छा, ऐसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो पाकिस्तान में एवरी थर्ड फोर्थ लेडी एवरी थर्ड फोर्थ लेडी एट रिस्क ऑफ कैंसर है इसको, ठीक है, इट्स वेरी हाई नंबर। तो पहले तो ये था कि ट्रेंड और वो जो डेटा है हमारा वो बताता है कि इट्स वेरी कॉमन आफ्टर 40। अच्छा, ठीक है, ये एक और अलार्मिंग। हाँ, लेकिन ये हमने कोई 12 साल की बच्चियों में भी देखा है, अच्छा 18 साल की बच्चियों को भी ऑपरेट किया हुआ है। नो एज इज़ एग्जेम्प्ट फ्राम कैंसर। इसलिए इसमें फीमेल के लिए मैसेज ये है कि अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन राइट सर, वो एवरी वीक या एटलीस्ट वंस अ मंथ एक दफ़ा अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं बन रही। सर अगर थोड़ा सा आप इसको फर्दर इलैबोरेट करें और आप थोड़ा सा ये इजी कर दें फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जी सेल्फ असेसमेंट का तरीक़ेकार जो फीमेल्स कर सकती हैं जस्ट टू। हाँ, वो उनको ब्रॉडली स्पीकिंग ये कि सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब कि अपना मुआयना खुद से करें और कैसे करना है जी। तो ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट सर, ठीक है, उसमें हम फीमेल को ट्रेंड कर देते हैं, वो आगे ट्रेंड कर देती हैं उनको, राइट सर, कि उन्होंने हाथ लेके तो हर क्वाड्रेंट को फील करना है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, इन क्लॉकवाइज और नॉर्मलिटी को असेस कर ले तो गिल्टी फील हो जाएगी ना। राइट सर, तो अगर कोई खुदा न खासा कोई गिल्टी बन रही है, कोई लाजमी नहीं वो कैंसर हो, ठीक है सर, लेकिन वो पिक बड़ी जल्दी हो जाएगी ना। अगर वो बिनाइन भी है बिल्कुल ठीक। तो उनको हम चेक करके बता देते हैं, रीएश्योरेंस कर देते हैं, तसल्ली देते हैं कि ये कैंसर नहीं है, बिल्कुल ठीक, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। राइट सर, ये ख़ास एज में कुछ सिस्ट होती हैं, कोई फाइब्रोएडेनोमा होते हैं, बिनाइन होते हैं, तो इतना ग्रो नहीं करते, बड़ा होगा तो निकाल देंगे, 1-2 सेंटीमीटर तक कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल ठीक, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए। लेकिन उसी पेशेंट को ये 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर का स्मॉल कैंसर भी हो सकता है, तो इसलिए उसको एग्जामिनेशन ज़रूरी है। पेशेंट को एग्ज़ामिन करने पे पता चल जाता है कि इसकी फील कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, इसके रिलेशन सराउंडिंग ब्रेस्ट के साथ कैसे हैं, फिर अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी पे भी कंफर्म हो जाता है, राइट। तो अर्ली जो पिक होते हैं ना ट्यूमर्स, उसे कहते हैं T1 लेस देन 2 सेंटीमीटर, राइट सर, ठीक है, तो वो उसको उसकी ट्रीटमेंट ईजी है, उसकी ट्रीटमेंट भी ईजी है और उसकी प्रोग्नोसिस भी वो समझे क्योर हो जाते हैं अगर टाइमली ऑपरेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो ख़वातीन जो न शर्म के मारे उसको बताती नहीं करते, वो कोई दम दरूद करा लिया, किसी को एक के पास चले गए, वो उसको जहर बात समझती रहती, ये जहर बात है, आम सा लफ्ज़ है, तो वो इन्फेक्शन, जहर बात तो इन्फेक्शन को कहते हैं ना जी, वो इन्फेक्शन नहीं होती। तो वो जब हमारे पास आते हैं कोई T4 पे पहुँचे होते हैं, लोकली एडवांस ट्यूमर होते हैं कई दफ़ा, तो उन अगर जिगर में भी कैंसर जा चुका होता है और आर्गन में भी जा चुका है तो मेटास्टेटिक डिजीज़ हो जाती है, तो फिर उस पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत। सर मुझे आपकी बात से जो मैं मैसेज अखज़ कर रहा हूँ फॉर द ऑडियंस कि अगर सेल्फ असेसमेंट फीमेल करें और अर्ली स्टेज पे T1 जिसे आपने कैटेगरी किया है, कैटेगराइज कर दिया, उस स्टेज पे एबनॉर्मलिटी या कोई ऐसी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो ये बहुत इजीली रिमूवेबल और क्योरेबल है और ट्रीटेबल है। रिमूवेबल भी है और उसमें हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं BCS सर, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी सर, कि उनकी सारी ब्रेस्ट भी बच जाती है, सेक्रीफाइस नहीं होती, बिल्कुल। अगर ट्यूमर T4 पे आएगा तो पूरी ब्रेस्ट निकलेगी, राइट सर, T1 पे आया तो सिर्फ वो ट्यूमर का एरिया और सराउंडिंग 1 सेंटीमीटर राइट वाइड लोकल एक्सीजन होगी और वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। साथ एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, उनको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो दे देते हैं, कोई हार्मोनल थेरेपी चाहिए या कोई रेडिएशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोपैथोलॉजी क्या आती है, उसकी रिपोर्ट क्या आती है, राइट सर, तो उसमें उसको क्योर हो जाते हैं, ब्रेस्ट भी बच जाती है। और बहुत सारा स्टिग्मा साइकोलॉजिकल जो होता है पेशेंट को ब्रेस्ट जाने का, जी सर, उससे भी वो सेव हो पेशेंट बच जाता है। सर आपने हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू रोबोटिक सर्जरीज जो रोबोट के थ्रू हो सकती हैं कैंसर सर्जरीज के ऊपर। सर मेरा एक क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक, जो बहुत सारे लोगों का, डेफिनेटली आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, लोगों को सर कंसर्न होता है कि अगर वो इतने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको ऑपरेट करवाना पड़े, तो गालिबन हर बंदे का ये एक मैं ये कहता हूँ कि उसके बैक एंड पे ये चल रहा होता है कि ये बहुत कॉस्टली होगा, इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, कॉस्टली होगा।
इस पे सर थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रहा हूँ मैं। जी, ये लोगों का ख्याल है सर कि डॉक्टर अस्पताल महंगा है सर, ठीक है, और इसको शुरू में किसी वजह से कोई मीडिया ने भी थोड़ा सा बदनाम किया था किसी एक वाक़या की वजह से, ठीक है, तो वो उसमें नहीं जाते हम। लेकिन मैं 12-13 साल हो गया मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते हुए, मैंने और हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है सर। इस हॉस्पिटल से, बाकी अस्पताल भी अच्छे होंगे, इस हॉस्पिटल से बेहतर मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं लगा जिसमें आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, और जो आपको सर्जन्स या पैरामेडिक्स या दूसरे डिपार्टमेंट, मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर है, आईसीयू है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस स्टैंडर्ड का। अब उस इस चीज़ से आप हिसाब लगा लेंगे पेशेंट की केयर क्या होगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो जब आपके पास एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, राइट सर, तो पेशेंट की सेफ्टी भी ज़्यादा है। 100%। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जी जो सस्ते में पित्ते का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से सर। पेरिफेरी से बाहर छोटे शहरों में करवाते हैं, और उनमें फिर वो किसी की बाइल डक्ट इंजरी होती है, राइट। किसी की आंत फटी होती है, किसी की लिवर इंजरी है, तो वो जब लैंड करते हैं ना तो वो सेप्सिस में होते हैं, जहर चढ़ी होती है उनको, बिल्कुल ठीक। और वो उनकी स्टेज जो है ना बिल्कुल ही। सर ने मैं यहाँ पे दोबारा आपको इंटरप्ट करूँगा जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसे लोग जो इन टर्म्स को टेक्निकली नहीं समझ सकते, अब थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमें यही वाली बात दोबारा बताएं कि हम थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जब किसी सस्ते हॉस्पिटल पे जाते हैं जी। तो क्या नुकसान। अब देखो ना, सस्ता हॉस्पिटल जो होगा वहाँ पे जो वहाँ रोबोटिक तो है नहीं ना सर। लेप्रोस्कोप अगर कोई किसी ने ली हुई है, राइट सर। तो वो उसने रिफर्बिश सस्ती सी लेप्रोस्कोप ली होगी जो 15-16 लाख की मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर जब वो सर्जरी करेगा तो उसकी ना विजन अच्छी, ना कैमरा अच्छा है, ना वहाँ पे अभी नए सर्जन्स पे एक्सपर्टीज भी इतनी नहीं होती, राइट सर। तो वो उसमें पेशेंट की सेफ्टी नहीं होती, बिल्कुल तो इंजरी हो जाती है उनको। और जो पित्ते के साथ बाइल एक डक्ट है, चीज ठीक करने की ये दिखाया, और कोलेटरल डैमेज, खराब हो जाता कोलेटरल डैमेज का आपने बाइल डक्ट जो मेन डक्ट है उसकी इंजरी कर दी। है। राइट सर। जब वो इंजरी होती है वहाँ से बाइल उसका जो तूबतें लीक करती है, या आंत की इंजरी होगी, उसके कंटेंट्स बाहर आएंगे, तो वो सारा जहर चढ़ेगा तो पेशेंट को, यानी वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत बड़े रिस्क पे चले जाते हैं, और वो जानलेवा रिस्क होता है। तो पेशेंट बड़ी बुरी हालत में आते हैं, और वो जब यहाँ दाखिल होते हैं फिर पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, ज़ाहिर उनको फिर आईसीयू भी चाहिए, उनकी दोबारा एक्सप्लोरेशन चाहिए, फिर उनका स्टे बढ़ेगा, और आईसीयू में मरीज कितना एक्सपेंसिव आईसीयू। अब थोड़े पैसे बचाने, अब उन्होंने कोई 1-2 लाख बचाने के चक्कर में 10-15 लाख और खर्च कर, एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। बिल्कुल सही है। तो वो तो उल्टा एक तो सर पैसे ज़्यादा खर्च किए, दूसरा तकलीफ बर्दाश्त की, बहुत देर तक इलाज के बगैर चलते रहे। तो मैसेज सर यहाँ पे जो मुझे समझ आता है वो ये कि आप एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी को अगर अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो आपका जो चांस ऑफ एरर है एक तो वो मिनिमाइज होता है, आपकी रिकवरी जल्दी होती है। आपको बजाय इसके कि आप कई ऐसी जगहों पे, आई डोंट वांट टू कॉल द एग्जैक्ट वर्ड्स के जी, आप ऐसे हाथों में जाएं जहाँ पे आप सेफ नहीं हैं। यहाँ पे ना स्टरलाइजेशन अच्छी है, Right. ना उनके थिएटर्स हैं उस स्टैंडर्ड्स के हैं बिल्कुल जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो आप इसमें देखें फिर सेफ्टी कहाँ, बिल्कुल ठीक। सेफ्टी दूसरी जगह पे होगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सर क्वेश्चन मेरे जहन में और आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा बंदा जो डिजर्विंग है बट अफोर्डिंग नहीं है, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कोई ऐसा सेटअप है जो उसका इलाज को सपोर्ट करे। हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसे कि जो पेशेंट आते हैं ना सर। वो अगर पेशेंट हमें भी असेसमेंट हो जाती है कि ये अफोर्डिंग नहीं है, राइट सर। उसको हम वार्ड में दाखिल करते हैं, राइट सर। उसमें हॉस्पिटल भी फैसिलिटेट करता है और हम सर्जन भी करते हैं। इवन के हमने कई पेशेंट के अपने सर्जिकल फीस भी ऑफ की है, Right. और हॉस्पिटल ने भी ऑफ कर दी है कि ये डिजर्विंग पेशेंट इससे पैसे नहीं लेंगे। सर बहुत अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। you बहुत so अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत Welcome. इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सर। Thank you. अल्लाह हाफिज़ सर।